हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार पुनः मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज वाली क्लास के साथ, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के कंटेंट्स को टू द पॉइंट लगातार डिस्कस करते हैं। और ये कंटेंट्स बहुत सारे एग्जाम में सीधे सीधे आपके लिए उपयोगी होता है। अगर आप सीटेट पेपर 2 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैथ साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो ये सेशन आप ही के लिए है। अगर आप बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यूपी टेट या एमपी टेट या रीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या DSSB जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अन्य किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट के तौर पर आपको साइंस पढ़ना है, तो ये सेशन आप ही के लिए है। और इस सेशन में हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं, देखो अभी हम लोग एनसीईआरटी के बुक को डिकोड कर रहे हैं इस सीरीज में, ठीक है जी। और एनसीईआरटी साइंस बुक के कैटेगरी में फिलहाल अभी हम लोग क्लास 8 के बुक को डिकोड कर रहे हैं। और इस क्रम में जो चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 12। और इससे पहले 11 चैप्टर्स को हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और वो सारे वीडियोस इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है। तो समय निकाल करके अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए उनको भी देखिए। और आज हम लोग 12वें चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है फ्रिक्शन, घर्षण, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके बहुत सारे पहलुओं को हमें एक एक करके डिस्कस करना है। ये इसका पहला पार्ट है, ठीक है जी। तो शुरू करेंगे आज के हमारे अपने टॉपिक को, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। खास करके वो अभ्यर्थी जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो नए हैं, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। साइंस बाय सुमित सर, जिस पे आप ये क्लास देख रहे हैं, इस चैनल को आपको बस साइड में सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम चैनल भी ये साइंस बाय सुमित सर, अगर जुड़ना चाहे तो इसमें भी जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। घर्षण हमने देखा था पिछली क्लास में, जब हम टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात कर रहे थे ना, तो हमारी ये बात हुई थी कि घर्षण बल, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, इसे ना संपर्क बल कहा जाता है, कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। क्योंकि ये वो बल है जो दो कॉन्टेक्टेड बॉडीज के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट सरफेस में मौजूद खुरदरेपन के कारण, इरेगुलरिटीज के कारण लगता है। और ये एक बॉडी की गति को स्लो करता है, ये स्लो करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए, देखिए ये एक बॉडी है, यहाँ पे आप इस विजुअल में देख सकते हैं कि ये बॉडी आगे की तरफ ऐसे बढ़ रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है। ये भी बॉडी है, आगे की तरफ चल रही है। तो ये जो आगे की तरफ, इधर की तरफ चल रही है, इसका मोशन है, मोशन का डायरेक्शन है। तो जब एक बॉडी किसी सतह पे ऐसे चलती है ना, सपोज मान लीजिए ये किसी गाड़ी या कार की मैं बात कर रहा हूं, एक सरफेस के ऊपर अगर ये इस डायरेक्शन में चलती है ना, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, मोशन का जो डायरेक्शन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स काम करता है, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसी भी बॉडी की गति के विपरीत दिशा में चलती है, लगती है। अगर बॉडी इधर चल रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगी, ठीक है। अगर बॉडी इधर चल रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगी, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और कहीं ना कहीं इसी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण एक बॉडी जो गतिशील होती है, चल रही होती है, उसकी गति धीमी होती है, स्लो होती है। कोई बॉडी अगर चलती हुई बॉडी रुकती भी है ना, तो फ्रिक्शन के कारण ही ऐसा होता है। हाँ, एक सरफेस पे मान लीजिए इस पे कोई गाड़ी चल रही है, कोई भी चीज चल रही है, एक बॉडी चल रही है, और फ्रिक्शन काफी कम है तो बॉडी तेजी से आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। और अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए तो बॉडी को आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध करता है। तो घर्षण जो है ना, संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाला एक तरीके का बल है। ये विरोध करता है, ये दोनों पृष्ठ पर काम करता है। तो जाहिर सी बात है, एक सरफेस पे अगर इसको आप पुश करके, फोर्स लगा करके, मान लो इसको मोशन में ला रहे हो, इस डायरेक्शन में ये गति में आ रहे हैं, तो घर्षण हमेशा मोशन के विरोध में काम करेगा और इसकी गति को स्लो करने का प्रयास करेगा। अगर घर्षण प्रभावशाली होगा, दूसरा फोर्स जो बॉडी के ऊपर लग रहा है वो कमजोर होगा, तो बॉडी रुक जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं गति को स्लो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर्षण के ऊपर होती है। और ये हमेशा कॉन्टेक्टेड फोर्स है, ये आप जानते हैं। दो संपर्कित बॉडीज के बीच ये लगता है। रोड पे अगर कोई गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के पहिए और रोड के बीच ये फ्रिक्शन काम करता है। अगर किसी मेज पे आप किसी वस्तु को सड़का रहे हैं
तो सड़कती हुई वस्तु और मेज के बीच फ्रिक्शन काम करता है, ऑब्वियसली गति के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, एंड सो ऑन। एक एक्टिविटी के जरिए कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। यूजुअली आप जानते हैं इस एक्टिविटी में क्या बताया जा रहा है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक मेज पे ये ए नाम का टेबल है, आप सपोज कीजिए कि टेबल को ऐसे धक्का दे रहे हो, ठीक है ना, मतलब टेबल को नहीं दे रहे हो, इस ए नाम के बुक को धक्का दे रहे हो, ठीक है ना, ये पुस्तक है या कोई नोटबुक है मान लीजिए, और धक्का दे करके आप इसे मोशन में ला रहे हो। तो इसके मोशन का डायरेक्शन क्या है, आपने धक्का दिया, ये बॉडी इधर की तरफ चल रही है, तो घर्षण हमेशा किधर चलेगी, इधर की तरफ, इधर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ चलेगी, अपोजिट। अब आपके फोर्स के कारण ये बॉडी चल तो रही है, लेकिन धीरे 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 एक समय के बाद ये रुक जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इसकी गति को स्लो करता है। तो अगर आपने इसको इधर की तरफ धक्का दिया तो फोर्स इधर की तरफ लगा, मतलब अगर आपने लेफ्ट की तरफ धक्का दिया तो फ्रिक्शन राइट की तरफ लगेगा। अगर मान लीजिए आपने इसे राइट की तरफ खींचा, आपने मोशन के लिए इधर की तरफ खींच दिया या इधर धक्का दे दिया, तो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो हमेशा फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, गति के विपरीत दिशा में लगता है, और इसी वजह से गति स्लो होती है, बॉडी की मूवमेंट रुकती है, वगैरह वगैरह। आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में अपना बल लगाते हैं किसी बॉडी को चलाने के लिए या सरकाने के लिए, जैसे मान लो आप इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हो और इसके कारण बॉडी में मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। उल्टा कर दो, अगर आप दाएं दिशा में बल लगाते हो तो फ्रिक्शन बाईं दिशा में कार्य करेगा। दोनों ही परिस्थितियों में, इस स्थिति में अगर दो बार आप फोर्स लगा रहे हो, एक बार इधर की तरफ एक बार इधर की तरफ, इस ऑब्जर्वेशन में, तो दोनों ही स्थितियों में घर्षण काम करता है, और घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है, और इसी वजह से पुस्तक कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, रुक जाता है। घर्षण बल हमेशा ही लगाए गए बल का विरोध करता है। आप किसी बॉडी के ऊपर अपना फोर्स लगाओ, कोई मैकेनिकल फोर्स लगाओ, तो घर्षण हमेशा उस फोर्स के अपोजिट में काम करेगा, जिससे बॉडी की गति स्लो हो जाए। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है जो इस एक्टिविटी में हमने देखा। क्या सभी पृष्ठों पर, अब एक सवाल है कि क्या ऑल सरफेस पे समान घर्षण बल लगता है या फिर पृष्ठों के चिकनेपन पर यह निर्भर करता है। ये कैजुअल सा एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखा है। यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई अ फोर्स अलोंग द लेफ्ट, friction acts along the right. If you are applying force in the left direction, then friction will apply in the right direction. And if you are applying right, then friction will apply in the left direction. ये सब सारी चीजें लिखी हुई है। अब सवाल ये है, ये वाला लास्ट लाइन जो है, इज द फ्रिक्शन सेम फॉर ऑल सर्फेसेस। ये देखो, आपको पता है कि फ्रिक्शन सरफेस के खुरदरेपन के कारण लगता है। जैसे मान लीजिए कोई ये सरफेस है, ये मान लो एक तरीके से मैं कहता हूं आपसे कि ये कोई रोड है, और ये स्मूथ सरफेस है, बहुत ही अच्छी रोड है, ठीक है ना, चिकनी सरफेस है। अगर इस पे आप साइकिल चलाते हो सपोज, तो प्रैक्टिकल अनुभव ये कहता है कि चिकनी सड़क पे या एकदम स्मूथ सरफेस पे आप जब साइकिल चलाने के लिए अपना फोर्स ताकत लगाते हो मोशन में आने के लिए, साइकिल को ले जाने के लिए, तो आपको इतना प्रयास, इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि स्मूथ सरफेस और साइकिल के पहिए के बीच में फ्रिक्शन क्या होता है, लो होता है। जब सतह चिकनी होती है ना, बहुत स्मूथ हो, तो उससे फ्रिक्शन कम होता है। चिकनी सतह अगर हो तो उस पर चलने वाली किसी भी बॉडी पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा ना, वो फ्रिक्शन एक्चुअली में कम होता है। ये आप पहली बात तो ये याद रखो। लेकिन अगर खुरदरी सतह हो, रफ सरफेस हो, तो जितना खुरदरापन बढ़ेगा, समझ लीजिए फ्रिक्शन फोर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ये आपको याद रखना है। इसलिए अगर टूटी फूटी सड़कों पे या एकदम खुरदरी सड़कों पे आप साइकिल चलाते हो, तो उसी साइकिल को चलाने के लिए तुलनात्मक रूप से आपको कहीं ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि घर्षण वहां ज्यादा है और आपकी गति को विरोध करने वाली शक्ति अगर ज्यादा है, तो आपको अपना प्रयास बढ़ाना पड़ता है। तो ये बात यहाँ पे लिखी भी है कि घर्षण संपर्क में आने वाली दो सरफेस की इरेगुलरिटीज या अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होता है। पॉइंट पे ध्यान देना, जो मैं कीवर्ड बोल रहा हूं, जैसे अनियमितता लिखा है ना, तो दो सरफेस के बीच जो खुरदरापन होता है, इरेगुलरिटीज होती है, उसको अनियमितता कहते हैं।
ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं ना, उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी इरेगुलरिटीज या खुरदरापन कहीं ना कहीं होता है। माइक्रोस्कोप से देखो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे कोई सरफेस आपको दिखाई दे रही है, तो एक सरफेस है कि बहुत ज्यादा खुरदरा है, वो ऑब्वियस दिख रहा है। एक सतह आपको चिकनी दिख रही है, दैट मीन्स उतना खुरदरापन नहीं है, लेकिन उसमें भी खुरदरापन है, तभी तो घर्षण काम कर रहा है। घर्षण बल जीरो तो होता नहीं है। स्मूथ सरफेस हो तो घर्षण कम जरूर होगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। रफ सरफेस में घर्षण या फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो अगर स्मूथ सरफेस भी है ना, तो उसमें भी छोटे छोटे इरेगुलरिटीज मौजूद है, और घर्षण वहां भी लगता है ना। और दो पृष्ठों की इरेगुलरिटीज या अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर कहीं ना कहीं दस जाती, इंटरलॉक हो जाती है। ये देख रहे हो, जैसे ये सरफेस आपको यहाँ पे विजुअल में दिख रहा है, इसकी इरेगुलरिटी इधर है, और इसके ऊपर कोई दूसरी बॉडी है, उसकी भी इरेगुलरिटीज है, तो ये दोनों एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं, है ना, दस जाते हैं। इसीलिए आगे बढ़ने में, मोशन की तरफ आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं ये विरोध जैसी स्थिति को अनुभव करते हैं। जब हम एक सरफेस पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं, टेबल पे मान लो पुस्तक को मूव करवाने का प्रयास करते हैं, या रोड पे किसी गाड़ी को चलाने का प्रयास करते हैं, तो हमें अंततः ये बुक और टेबल के बीच ये जो इंटरलॉकिंग हुआ है, जैसे मैंने इसके ऊपर ऐसे कुछ रख दिया, तो इस सरफेस और इस सरफेस के बीच जो इरेगुलरिटीज मौजूद है, जो एक दूसरे में ये इंटरलॉक हो चुके हैं इसके ऊपर डालने के बाद, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं घर्षण उत्पन्न हो रहा है। तो हमें अगर इस बॉडी को इस पे चलाना है ना, तो ये जो इंटरलॉकिंग है, ये जो रोक है, रोक टोक वाला फोर्स यहाँ पे लगा है, जिसको हम घर्षण कहते हैं, उसको पार पाना होगा, उससे ज्यादा फोर्स इसके ऊपर लगाना होगा, तभी बॉडी मूव करेगी। अगर मान लीजिए इंटरलॉक को पार करने के लिए, इंटरलॉक को से आगे ले जाने के लिए हम शक्ति ही नहीं लगा रहे, हम फोर्स ही नहीं लगा रहे, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो यही बात लिखा हुआ है कि अगर एक बॉडी के ऊपर किसी दूसरे बॉडी को मूव करवाना है, आप गति कराने का प्रयास करते हैं, तो वो जो उनके बीच, सरफेस के बीच जो इंटरलॉकिंग है, एक तरीके से दोनों में बंधन है, उनको पार पाने के लिए आपको उस वस्तु के ऊपर कुछ बल लगाना पड़ता है, तभी आप बॉडी को मूव करवा सकते हो। और जब आपकी फोर्स की शक्ति ठीक ठाक होती है, तो बॉडी मूव करती है, दैट डजंट मीन कि फ्रिक्शन खत्म हो गया। फ्रिक्शन तब भी काम करता है। खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है। अतः यदि पृष्ठ खुरदरे हो, मतलब इरेगुलर हो, रफ हो, तो उस पे घर्षण बल अधिक होता है, इसलिए उस अधिक घर्षण वाली सतह पे बॉडी को मूव कराना कहीं ना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। तो एक सीधी सी बात यह है कि रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम, लेकिन फ्रिक्शन जीरो नहीं होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। हमने ये सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के इंटरलॉकिंग घर के कारण घर्षण है, घर्षण इसी के कारण उत्पन्न होता है ना। स्पष्ट है कि यदि सरफेस को बलपूर्वक दबाएं, तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति बैठा है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और इस पे कोई मैट पड़ा हुआ है, ठीक है, एक मैट है ऐसे। अभी फ्रिक्शन फोर्स इसमें है, जैसे मान लो मैट की गति अगर आप फोर्स की कोई खींच रहा है, तो इधर की तरफ ये जा रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इधर अपोजिट लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स तो है ही। अब इसके ऊपर इसको दबा दो आप, मैट को, या किसी को बैठा दो, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स की शक्ति कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक, मान लो इस हाथ के ऊपर मैं एक बुक रख रहा हूं, अभी फ्रिक्शन है, इसको मूव करवाने के लिए मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन अगर इसको थोड़ा दबा दूं, प्रेस कर दूं, तो फ्रिक्शन की शक्ति और बढ़ जाएगी, मुझे और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इस चटाई पे अगर दो लोगों को बैठा दो, तो जो व्यक्ति खींच रहा था ना इस चटाई को आसानी से, उसको अब ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी, और वैसे भी हमें ये बात पता है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि यदि उस पृष्ठ को बलपूर्वक दबाओ, तो घर्षण में वृद्धि होती है, जिसके कारण ऑब्वियसली खींचने में आपको ज्यादा शक्ति लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको
इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, तो इस प्रकार का अनुभव कीजिए कि कौन सा कार्य आसान है, विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना या अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। आप सोचो, जैसे ये कोई भारी भरकम बक्सा है, ठीक है, अब आप इसको पुश करके इधर इसको सरकाना चाहते हो, मोशन में लाना चाहते हो, तो आप अपना फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ये आपका फोर्स है, ठीक है। और जब आप फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्वियसली इस बक्से की सरफेस और जिसपे ये बक्से का ये नीचे वाला पार्ट और ये जिसपे ये बक्सा मूव कर रहा है उसके बीच भी एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स, एफ एफ मतलब फ्रिक्शन फोर्स। तो जाहिर सी बात है यहाँ फ्रिक्शन फोर्स ठीक ठाक है। अगर आपने जो अपना फोर्स लगाया है ये ज्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स से, तो बॉडी मूव करेगी, मोशन में होगा। अगर आपने वो फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए आपको अपना फोर्स लगाना पड़ता है, या कहीं से भी फोर्स लगना पड़ता है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स वहां एट अ टाइम काम करता है, उससे ज्यादा प्रयास करना होता है ना। किसी रुकी हुई वस्तु को रेस्ट से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। देखो ये एक नोट है, एक अलग से पॉइंट याद रख लो, क्या लिखा हुआ है, द फोर्स required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is measure of static friction। यानी एक सरफेस है और उस पे कोई बक्सा है, ये बॉक्स है, ये रेस्ट में है, रुकी हुई है। तो रुकी हुई अवस्था में, अब देखो इस रुकी हुई अवस्था में बॉडी है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है ना। अब किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति में लाने के लिए, अब इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हो, धक्का दे रहे हो, तो आपको बल लगाना पड़ रहा है ना। तो घर्षण को पार करने के लिए आपको इस पे फोर्स लगाना पड़ रहा है ताकि ये बॉडी आगे की तरफ मूव करे। तो यहां यही पॉइंट लिखिए कि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सीधा सीधा आप ऐसे समझ लो ना कि एक बॉडी है, अगर वो किसी सरफेस पे स्थिर है, ठीक है ना, मान लीजिए एक बॉडी है और किसी सरफेस पे वो स्थिर है, चल नहीं रही है, तो अभी इस बॉडी और सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन होता है ना, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ये काफी पावरफुल है, इसीलिए इसके ऊपर आपको ठीक ठाक फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो ये स्टैटिक फोर्स का केस है। लेकिन अगर एक बॉडी मान लीजिए धीरे धीरे स्लाइड कर रही है इस सरफेस के ऊपर, अगर इसको मैं स्टैटिक बोल रहा हूं, और ये बॉडी धीरे धीरे स्लाइड कर रही है, मूव कर रही है, तो इस धीरे धीरे स्लाइड करते हुए बॉडी और सरफेस के बीच इस दौरान का जो केस है, ये फ्रिक्शन का केस, इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और एक बॉडी अगर दूसरे सरफेस पे रोल कर रही है, जैसे पहिए होते हैं ना, पहिए रोल करती है ना, तो रोल करते हुए बॉडी और सरफेस के बीच का उस दौरान का जो फ्रिक्शन होता है, वो देखा जाए तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धर सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। यानी अगर पहला केस था स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आप सीधा समझिए स्थैतिक फ्रिक्शन जो होता है ना, स्थिर बॉडी और सरफेस के बीच के दौरान की स्थिति, स्थैतिक ताकतवर होता है, और सर्पी में जब बॉडी सरकने लगती है, मूव करने लगती है, तो उसको हम सर्पी कहते हैं। तो ताकतवर कौन हुआ, ज्यादा पावरफुल कौन हुआ, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे जो सर्पी होता है उससे ज्यादा ताकतवर होता है, उससे ज्यादा प्रभावशाली होता है स्थैतिक घर्षण। तो ये लिखा हुआ है कि स्थैतिक घर्षण से सर्पी घर्षण कम होता है। इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड यू फाइंड इट somewhat easier to move the box already in motion
देन टू गेट इट स्टार्टेड। यानी कि हम कह सकते हैं फाइनली जो एक सवाल पूछा गया था कि बॉक्स में गति आरंभ करने से ज्यादा आसान हमारे लिए आपके लिए क्या है कि पहले से ही गतिमान वस्तु की गति को बनाए रखना। जैसे अगर आपसे ये पूछा गया था ना, अगर मान लो एक बॉक्स है जो रेस्ट में है, ठीक है, और उसको आपको सरकाना है, मूव करवाना है। एक स्थिति है कि एक बॉडी रेस्ट में है और आपको इसको मोशन में लाना है, तो ये काम आपके लिए ज्यादा आसान है। या एक बॉडी पहले से जो मोशन में है उसके मोशन को बनाए रखना ज्यादा आसान है, तो ये दूसरा वाला ज्यादा आसान है, क्योंकि इस दौरान जो पहले से ही बॉडी मोशन में है ना, यहां स्लाइडिंग फ्रिक्शन का केस है और इसको पार करना होगा इसकी गति को बनाए रखने के लिए, है ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब इसको काइनेटिक भी कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है। और दूसरे केस में पहला वाला क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, तो ये ज्यादा पावरफुल है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस ज्यादा पावरफुल है, स्लाइडिंग वाला कम पावरफुल है। कभी कभी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इसलिए हमारे लिए आसान ये होता है कि जो बॉडी पहले से चल रही है ना उसको चलाते रहना आसान होता है, ना कि रेस्ट से बॉडी को मोशन में लाना आसान होता है, क्योंकि उस दौरान स्टैटिक फ्रिक्शन का केस होता है और वो पावरफुल होता है ना। तो ये याद रखिएगा। और जब फ्रिक्शन की बात होती है तो यत्र तत्र सर्वत्र फ्रिक्शन हर जगह किसी न किसी रूप में मौजूद होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि फ्रिक्शन होगा तो हर जगह, कम ज्यादा हो सकता है, आप इसे जीरो तो नहीं कर सकते हो देखा जाए तो, है ना। फ्रिक्शन अगर देखा जाए, घर्षण की अगर मैं बात करूं जो हर जगह होता है, सवाल ये उठता है, चलो इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, सवाल ये उठता है कि क्या खत्म करना जरूरी है, क्या फ्रिक्शन अच्छी चीज है, गुड है, या फिर बैड है। तो इसका जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता है। फ्रिक्शन सिचुएशन के अनुसार अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसलिए कभी कभी ना इसे नेसेसरी एबल कहा जाता है, हानिकारक परंतु अनिवार्य। अब उसको मैं गुड के संदर्भ में देखता हूं। जैसे फ्रिक्शन क्या करता है ना, स्टेबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्थिरता प्रदान करता है किसी भी सिस्टम में। जैसे मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि जैसे ये रोड है और ये कोई रोड पे गाड़ी रुकी हुई है अभी रेस्ट में। आप सोचो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉडी कभी रेस्ट में आ ही नहीं सकती। फ्रिक्शन के कारण ही तो बॉडी रुकी हुई अवस्था में। फ्रिक्शन के कारण ही हम खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, फिसलते नहीं, अगर फ्रिक्शन ठीक ठाक है। अगर मान लो फ्रिक्शन ही ना हो, खत्म हो जाए फ्रिक्शन, तो रेस्ट में कैसे लाओगे बॉडी, क्योंकि फ्रिक्शन तो गति को रोकता है ना, गति है लेकिन रोकने वाली शक्ति नहीं, है ना। तो फिर वो गति आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको मैनेज करना। तो फ्रिक्शन जो है ना कहीं स्टेबिलिटी देता है, ये सबसे जरूरी चीज है। अगर ये ना हो तो पता नहीं कभी बस रुकेगी नहीं, कभी हम रुक नहीं पाएंगे, सब कुछ चलता रहेगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, बुरी चीज क्या है कि फ्रिक्शन के कारण ना, ज्यादा जब फ्रिक्शन होता है ना तो आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, एनर्जी या ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है, मशीनों में घिसाई होती है इसके कारण। देखो, जैसे मैं कहता हूं, आप सपोज रोड पे साइकिल चला रहे हो और रोड सरफेस और पहिए के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा है या फ्रिक्शन है, इसी फ्रिक्शन के कारण आपको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। कोई अगर ऑटोमोबाइल है जिसमें इंजन लगा है तो उस इंजन को अपना फोर्स खर्च करना पड़ रहा है, डीजल या पेट्रोल की बर्बादी हो रही है। बर्बादी मतलब कि ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर उसको चलाना नहीं पड़ता आपको, मतलब इन पेट्रोल वेट्रोल की जरूरत नहीं होती, एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता, अपने आप ही होता। लेकिन फिर मैनेज कैसे करते, स्टेबिलिटी कैसे आता। तो ज्यादा फ्रिक्शन हो जाए तो कई बार ऊर्जा की खपत ज्यादा हो जाती है, मशीन में घिसावट होती है, दोनों चीजें, इसकी अच्छाई भी है बुराई भी है। तो अपने कुछ अनुभव को याद कीजिए। किसी कांच के ग्लास अथवा कुल्हड़ में से किसे पकड़े रहना आसान है, कुल्हड़ और कांच का ग्लास है, किसको आसानी से पकड़ सकते हो। मान लीजिए
किसी ग्लास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी हुई है, जैसे मान लो कोई ग्लास है, ठीक है, या कांच है, ये काफी चिकनी है, चिकना, अभी हमने देखा कि चिकनी सतह के बीच घर्षण कम होता है, इसीलिए अगर चिकनी सतह बहुत कम घर्षण वाली चीजों को आप पकड़ते हो ना, तो फिसलने का डर होता है, वो नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा, दुर्घटना हो सकती है। तो यहां कम घर्षण आपको परेशान कर रहा है ना, कठिन हो जाएगा किसी चीज को पकड़ना। उसी तरीके से अगर काफी कम घर्षण हो जाए तो गाड़ी रुक ही ना पाए, वो सड़कने लगे, कहीं किसी चीज में लग जाए, दुर्घटना हो जाए। जरा सोचिए, यदि घर्षण ना हो तो क्या आपके लिए ग्लास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? बड़ा मुश्किल है। तो घर्षण चाहिए भी ना स्टेबिलिटी के लिए। यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चढ़ना इतना कठिन क्यों होता है? क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? फिसलोगे भाई सीधे सीधे, केले के चिल्पे पे पांव पड़ जाए ना, सीधे हम फिसल जाते हो, क्योंकि वहां बहुत कम घर्षण होता है। जैसे ही घर्षण कम होगा, फिसलने का, स्लिप होने का डर होता है, ठीक है ना। यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से लिख नहीं पाओगे। ये सब घर्षण के कारण, ये सब जो आ रहा है ना, ये ऐसे जो लिखा हुआ है, ये बना के रख रहा है स्टेबिलिटी को, नहीं तो ये सब इधर उधर मिक्स हो जाए। जब आपके शिक्षक चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड का रफ सरफेस रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है, जो ब्लैक बोर्ड से चिपक जाते हैं, और इस प्रकार ब्लैक बोर्ड पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क और वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना हो तो वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती है और ना ही उन्हें रोका जा सकता है, पता नहीं क्या होगा, और ना ही दिशा बदली जा सकती है, क्योंकि गति को बदलना जरूरी होता है, दिशा बदलना जरूरी। तो इन सबको मैनेज करने के लिए जो चीज पहले से है उसको कम करना होता है। तो कैसे गाड़ी चलेगी, या कैसे रुकेगी, या चल रही है तो चलती ही रहेगी, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो घर्षण जरूरी है यहाँ पे, लेकिन आगे क्या है, इसका नुकसान भी तो है कुछ कुछ। एक और पॉइंट देख लो, यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वो कभी नहीं रुकेगी यदि घर्षण ना हो तो, ये मैं पहले बता चुका हूं। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते, घर्षण नहीं हो तो घर्षण के बिना कोई बिल्डिंग नहीं बन सकते। तो घर्षण यहाँ वहां हर जगह है, चाहिए, चाहिए तो चाहिए, आवश्यक बुराई के रूप में। इसके विपरीत ये हानिकारक कहाँ है भाई? घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, मशीन घिस जाती है, पेज, बॉल बेरिंग, जूते की सोल ही क्यों ना हो, सब खराब हो जाते हैं, टाइम के साथ डेप्रिसिएशन होने लगता है। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियां देखी है, और उस पर कई बार हम फिसल भी जाते हैं। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए, आप क्या अनुभव करते हैं? जब आप माचिस की तीली को किसी रफ सरफेस पे रगड़ते तो आग पकड़ लेती, आग से फिर कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो अच्छा भी है, बुरा भी है, सब जगह है। आपने ये देखा कि विद्युत मिक्सर या इलेक्ट्रिक मिक्सर जो घर में हम यूज करते हैं, कुछ मिनट तक चलाने के बाद में वो गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जिसमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं ना, तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा की बर्बादी होती है, ठीक है ना। तो एनर्जी की बर्बादी घर्षण के कारण हो सकता है। घर्षण के कारण ये जूते के सोल घिस जाते हैं, जिससे ऑब्वियसली आगे दिक्कत भी होती है। मशीन में घिसावट होती है। घर्षण के कारण माचिस की तीली को रगड़ने पर आग पकड़ लेता है। अब ये अच्छा है या बुरा है, ये आपको डिसाइड करना है ना। घर्षण हर जगह किसी न किसी रूप में होता है। इसे कम करना होता है, बढ़ाना होता है आपकी अपनी नीड के अनुसार। जैसे मान लो मशीन के पार्ट्स है ना, ये सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मशीन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये आपस में चल रहे हैं, जब चल रहे हैं तो इनमें घर्षण हो रहा है ना। तो अब ये इनका चलना ऐसे है कि घर्षण तो होना ही है, आप इसको खत्म तो नहीं कर सकते हो। और अगर ज्यादा घर्षण होगा तो फिर मशीन की बर्बादी होगी। तो आप घर्षण को कम करो, अलग अलग प्रयास से घर्षण को कम करना है, उसके लिए ऑप्शन उपलब्ध है। इन मशीनों में ग्रीसिंग की जाती है, तेल वगैरह लुब्रिकेंट लगाया जाता है ताकि सरफेस मुलायम हो जाए और घर्षण कम हो, मशीन की उम्र बढ़ जाती है। लेकिन मान लो घर्षण ज्यादा है तो उसी मशीन को चलाने के लिए बिजली ज्यादा लगती है, ऊर्जा की बर्बादी होती है ना।
तो घर्षण कम किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है, ये हम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारे बस में है। और देखा जाए तो सीधा सीधा घर्षण को कम करना, अगर घर्षण को आपको कम करना है, ठीक है ना, ये आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। घर्षण को अगर कम करना है तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है, प्रयास किए जा सकते हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में कई सारे उपाय हैं इस संदर्भ में, जिनके ऊपर हम आगे चर्चा भी करने वाले हैं। वैसे आप ये जानते हैं कि चिकनी सतह पे घर्षण काफी कम होता है, ठीक है ना, इसलिए जब कोई सरफेस मान लो ऐसे चिकनी, ठीक है ना, तो यहाँ ऑलरेडी घर्षण कम हो जाएगा। अब सरफेस को चिकनी कैसे बनाना है वो अलग विधा है, वो अलग है। मशीनों में लुब्रिकेंट्स डालो, तेल डालो, ग्रीस डालो, मशीन के पार्ट्स आपस में सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब स्मूथ हो जाते हैं। और जब वो आपस में ग्रीसिंग की वजह से, लुब्रिकेंट की वजह से टकराते भी है तो उतनी घर्षण उत्पन्न नहीं होता है। तो ये कम किया जा सकता है ना, खत्म तो नहीं किया जा सकता है ना। तो इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। फिलहाल कुछ प्रश्न के जरिए मैं अभी तक के पॉइंट को अभी क्लियर करना चाहूंगा, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे, ठीक है। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं क्या बोलूंगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल को, जिसपे अभी आप ये क्लास देख रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, साइड में सब्सक्राइब का बटन है, ऐसे प्रेस कर दो सिंपली, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास के बारे में। और जो भी इस चैनल पे मैं डालता हूँ कुछ कुछ मैसेज या फिर क्लासेस वीडियो जो भी है, वो सब सूचना आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करो उसको, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल भी यही है, साइंस बाय सुमित सर, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, एक आध एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसके आधार पर हम इस चीज को अब और आगे ले चलेंगे, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सामान्य तौर पर इस प्रश्न को आप सोचोगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त होगी। प्रैक्टिकल अनुभव भी हमें बताता है कि कोई चाकू है मान लो, और अगर इस चाकू का धार मुझे तेज करना है तो इसको किस पे घिसा जाता है। पत्थर पे घिसना ज्यादा सही है, प्लास्टिक के गुटके, प्लास्टिक ब्लॉक पे, या लकड़ी पे, या कांच के गुटके पे। तो वैसे अगर कॉमन सेंस भी गए, घर्षण का आप सेंस नहीं भी अप्लाई करोगे ना, वैसे आपको पता है कि ये काम करना है, स्टोन पे घिसने से ये चीजें आपको मिल जाएगी, धारदार हथियार, ठीक है ना। तो ये आप जानते हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न देखो, इसमें अप्लाई करो, वो तो कॉमन सेंस वाला था। एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी किस जगह पे चलेगी। मिट्टी की कच्ची सतह पर, पॉलिश की हुई संगमरमर पर, सीमेंट की पक्की सतह पर, या ईंट की सतह पर। देखो, चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है, ये मिट्टी की सतह है, कच्ची सतह है, और इस पे कोई खिलौना कार आप चला रहे हो, ठीक है, मतलब ऑलरेडी एक खास स्पीड से चल रही है, तो इस पे ज्यादा दूर तक चलेगी, या फिर पॉलिश की हुई संगमरमर पे ज्यादा दूर तक चलेगी, या फिर सीमेंट की पक्की सतहों पर, या फिर ईंट पे। तो उस जगह पे ये कार ज्यादा दूरी तक चलेगी जहां इसको फ्रिक्शन कम से कम झेलना पड़े। जहां फ्रिक्शन ज्यादा झेलना पड़ेगा तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा वही उतना ही स्पीड कम होगा और उतनी कम दूरी तय करेगी। और आप इन चारों ऑप्शन में अच्छे से जानते हो कि पॉलिश की हुई संगमरमर जो होते हैं ना, मार्बल, वो काफी चिकनी सतह, फिसलने का डर होता है, तो मार्बल सबसे कम फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सबसे कम घर्षण इन सब में। तो जिस सरफेस पे घर्षण सबसे कम होगा, बॉडी उसी सरफेस पे ज्यादा दूर तक जाएगी, क्योंकि घर्षण तो गति को रोकता है। तो इसीलिए बी आंसर हो जाएगा। अभी अभी हमने इसके ऊपर बात भी की है। दूसरा, तीसरा पॉइंट है कि यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण, देखो अभी हमने क्या देखा, मशीन, दरवाजे का कब्जा एक मशीन ही है एक तरीके से देखा जाए तो मशीनी पार्ट है, और इनमें हम ग्रीस या तेल या लुब्रिकेंट, चिकनाई वाला पदार्थ लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, उस मशीन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, ठीक बात है, बढ़ती है, ठीक बात है।
और कार्य क्षमता का बढ़ने का मतलब है, एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है कि वो मशीन अच्छी तरीके से काम कर रही है, उसमें घिसावट कम हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, मशीन की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जो आप तेल या ऑयल या ग्रीस डालते हैं ना, ये चिकनाई बढ़ाता है, और चिकनाई बढ़ना मतलब घर्षण कम। तो घर्षण कम हो जाएगा, सिंपल। नहीं नहीं, ये सी वाला नहीं है, बी इधर है, डिक्रीज। ये सी कुछ और है, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त नहीं होता है। ये सी ऑप्शन इस साइड लिख गया है, ये बी ऑप्शन इधर है, बी इधर है हिंदी में ये वाला, और ये डिक्रीज होगा, ठीक है, खत्म नहीं हो सकता। एक और प्रश्न है आपके सामने, चौथा प्रश्न, इसको भी देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है कि यदि कोई लड़का रबर की गेंद को लकड़ी की सतह पर लुढ़काता है, ये लकड़ी का सरफेस है और इस पे रबर का कोई गेंद है, इस पे लुढ़काता है, किसी ने इसको पुश करके लुढ़का दिया, ठीक है। रुकने से पहले गेंद थोड़ी दूरी तय करती है, ठीक है। अब जब आप पुश करते हो, फोर्स लगाते हो, तो गेंद में भी हो सकता है ये सरफेस अगर हो ना, तो ये थोड़ा ऐसे जाए, आगे जाए, और हो सकता है यहाँ पे रुक जाए, या हो सकता है और आगे भी जाए। रुकने से पहले वह गेंद अधिक दूरी तय करे, इसके लिए वह लड़का क्या करेगा, मतलब वो चाहता है कि गेंद ज्यादा दूर तक चले फोर्स लगाने के बाद। एक है ना कि आप उतना ही फोर्स लगा रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि गेंद दूर तक जाए, तो लकड़ी की सतह पर कालीन बिछा सकता है, क्या क्या ये ऑप्शन है, या गेंद पर कपड़ा लपेट सकता है। इसको घर्षण कम करना पड़ेगा, आप घर्षण कैसे कम होगा ये आपको बताना है। लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़क सकता है, लकड़ी की सतह पर रेत छिड़क सकता है। देखो, आपको घर्षण को कम करना है, ठीक है ना, ये सरफेस है, और आप जानते हैं घर्षण कम करने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। घर्षण कम करने में एक तो ऑयल का प्रयोग करते हैं, ग्रीस का प्रयोग करते हैं, लूब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, और एक टेल्कम पाउडर भी आपने देखा होगा कि कैरम बोर्ड वगैरह पे डालते हैं ना, जिससे स्ट्राइकर तेजी से स्मूथली मूव करता है। ये पाउडर, इसके ऊपर अगर आप पाउडर डाल दोगे ना तो ये स्मूथ हो जाएगा। और अगर टेल्कम पाउडर ऑप्शन में है तो इसी से घर्षण कम होगा, फ्रिक्शन कम, और फ्रिक्शन कम तो ये ज्यादा दूर तक जाएगा, बॉडी या बॉल डिस्टेंस ज्यादा कवर किया जाएगा। इन सब में सबसे बेस्ट यही है। इस तरीके से ये सारे प्रश्न अभी अपने आपने कर लिया है, और ये वाला टॉपिक, इसका एक पार्ट हो गया, और एक और पार्ट आएगा, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, छोटा चैप्टर है। तो आज के लिए मैं कहूँगा इतना ही, और अगली क्लास में जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, इसका दूसरे पार्ट में मैं बाकी जितने भी पोर्शन है वो सब कवर करवा दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग 13वें चैप्टर की तरफ चलेंगे। फिलहाल जाते जाते मैं बोलूंगा आप लोगों को इस सेशन को लाइक करना है, सभी को अभी के अभी लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, शेयर कर सकते हो तो शेयर करें। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, इसके पार्ट 2 के साथ, 2 पार्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।